Hi students, welcome back to Net Study. I hope you all are doing well. Students, इस वीडियो में हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी 8वीं क्लास है हायर एजुकेशन से रिलेटेड और ये आखिरी क्लास होगी. इससे पहले हमने 7 क्लास ली है जो कि काफी डिटेल में हम अलग अलग टॉपिक पे लेके आए हैं और बहुत अच्छे से उसको आपके साथ बताए हैं. स्टूडेंट्स, उस सभी वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि हम जो है इसमें जो भी आपके लिए ये पेपर 1 के लिए जो तैयारी करा रहे हैं ये एक एक लाइन से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ जो है फाइनेंस कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है और यूपीएससी क्या होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. और उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये इसका लिंक है, आप इसको यहां से ज्वाइन करें ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन को यहाँ हम डेली बेसिस पे देते हैं, इसको अटेम्प्ट करें. और हम पीडीएफ वगैरह भी यहाँ प्रोवाइड कराते हैं. यूजीसी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होती है हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में अगर स्टूडेंट्स बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बनाई जाती है. उसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपके साथ यूपीएससी के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए नहीं बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर बहैसियत आप एक नागरिक की बात करें, इंडियन नागरिक की, तो आपके लिए ये बॉडी का जानना काफी ज्यादा जरूरी है. तो स्टूडेंट्स, अगर बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसको शॉर्ट में यूपीएससी कहा जाता है, ये फाउंड की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को, यानी 1926 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, जो कि ये बेसिक सी चीज है, आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए. एग्जाम में क्या आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक जो है इसको रखा गया, यानी इनके बीच में जो है यूपीएससी की सारी बातें बताई गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. यानी हमने शुरू में आपको बताया, इससे पहले जो हमने वीडियो लेके आए थे उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो क्या है, उसमें 470 आर्टिकल है इस वक्त और ये 25 पार्ट में बटा हुआ है और इसके 12 शेड्यूल है. ये हमने आपको बात बताई थी. तो 470 आर्टिकल में जो हमारा 315वां आर्टिकल है उसमें यूपीएससी को रखा गया है या यूपीएससी की सारी बातें बताई गई हैं. और ये पार्ट कितने में आता है, पार्ट 14 में आता है. ये आपसे बात पूछी जा सकती है स्टूडेंट्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसका काम क्या है, ये जो है सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, यानी रिक्रूट के फील्ड में ये काम कराती है, एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराती है. और सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. कहा गया कि इसको जाना जाता है यूपीएससी के नाम से, शॉर्ट में इसको यूपीएससी के नाम से जाना जाता है. यूपीएससी जो है एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंडिपेंडेंट है, जो कि मतलब पूरी आजादी से ये काम करती है. इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है. अगर इसके चेयरमैन की बात करें स्टूडेंट्स और इसके मेंबर की बात करें तो कहा गया कि ये अपॉइंट किए जाते हैं, इनकी नियुक्ति जो की जाती है यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और जो इसके मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है. और कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया कि ये जिक्र इसका नहीं है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया जो ये मेंबर हैं, कोई इनका फिक्स नंबर नहीं है कि कितने मेंबर होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, यानी यूपीएससी में कितने मेंबर होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया. लेकिन आमतौर से कहा गया
आमतौर से बताया गया कि 9 से 11 मेंबर इसमें रखे जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं 9 से 11 मेंबर। और कहा गया कि जो मेंबर हैं अपने ऑफिस को ये होल्ड करेंगे, यानी ऑफिस में ये बने रहेंगे 6 साल तक, यानी जब उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो इनका जो टाइम पीरियड होगा वो 6 साल तक होगा। और अगर एज की बात करें, या ये अपनी 65 साल की उम्र तक इस पद पर बाकी रहेंगे। आई होप ये स्टूडेंट्स ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। एक एक जो लाइन है इससे सवाल बनेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जो ये तैयारी करा रहे हैं, ये जो नोट्स आपके सामने ला रहे हैं, ये जो कंटेंट ला रहे हैं, ये हम प्रीवियस इक्वेशन को पहले एनालिसिस किया है, फिर उसके बाद आपके सामने ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम बात करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। हमने यूपीएससी की बात कर ली जो कि पूरे इंडिया लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है। अब हम स्टेट लेवल की बात करेंगे। स्टेट लेवल पे भी एक कमेटी जो रिक्रूटमेंट का काम करती है, उसको क्या कहा जाता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि ये डील करता है कमीशन किस रिक्रूटमेंट करने के लिए टू द सर्विस ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट की जो सर्विस होती है उसको रिक्रूटमेंट करने के लिए ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है डील करता है। और कहा गया कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसको जो चेयरमैन है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, और जो इसके मेंबर है वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये बात एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि अगर यूपीएससी की बात करें तो उसमें प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा, लेकिन अगर वही स्टेट लेवल की बात होगी तब उनको गवर्नर अपॉइंट करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फर्क है इन दोनों बॉडीज में। और कहा गया कि जो इनका अपॉइंटमेंट होगा वो 6 साल के लिए होगा, और ये 62 साल की एज तक ये अपने पद पे बाकी रहेंगे। यूपीएससी में क्या बताया गया था कि 6 साल तक और 5 साल की उम्र तक, यानी 65 साल की उम्र तक ये बाकी रहेंगे। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या बताया गया कि 6 साल तक तो रहेंगे, लेकिन 62 साल की एज तक ये जो है अपनी ऑफिस को होल्ड किए रहेंगे। ये बात स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए, ये फर्क है इनमें। और इसके मेंबर को कौन नियुक्त करेगा? प्रेसिडेंट इसको नियुक्त करेगा, और इनके मेंबर को कौन करेगा? गवर्नर जो है नियुक्त करेगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कहा गया कि अगर एब्सेंस हो चेयरमैन का, यानी चेयरमैन जब कोई ना हो इस ऑफिस में, तो गवर्नर जो होगा वो किसी भी मेंबर को, जो उनमें मेंबर होंगे उनमें से किसी एक को अपॉइंट कर देगा। और कहा गया कि जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन परफॉर्म करेगी, फंक्शन करेगी कि किस तरीके, जैसे जो है यूपीएससी सेंटर में जो है परफॉर्म करती है, वैसे स्टेट में जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपने काम को अंजाम देगी। आज होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए स्टूडेंट्स, हम यूपीएससी के बारे में जान चुके हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जान चुके हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें कहा गया कि जो ये फॉर्म की गई थी इलेक्शन कमीशन, फॉर्म कब किया गया था, कब बनाया गया था? इसको 25 जनवरी 1950 को बनाया गया। ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। या ये बात आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, आर्टिकल 324 में इसकी बात की गई है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है। और कहा गया ये प्रोवाइड कराएगा, क्या प्रोवाइड कराता है? इलेक्शन कमीशन जो होता है, इसकी पावर और सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, और जो इसका कंट्रोल होता है इलेक्शन का, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड कराता है। चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेचर का हो, या फिर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट या
वाइस प्रेसिडेंट का हो। इन सभी के इलेक्शन को कंडक्ट कौन करेगा, डायरेक्ट और कंट्रोल कौन करेगा, ये इलेक्शन कमीशन करता है। अगर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शन होते हैं उनको कौन कंडक्ट करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इनको, यानी पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटीज को जो है कंडक्ट करेगा इनके इलेक्शन को। और सीएसी की बात करें, सीईसी की बात करें, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, और इसके जो अदर इसके जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करता है। और सीईसी की बात करें तो ये कंसल्ट करेगा, कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जो है इनसे सलाह ले सकते हैं। जो भी और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करना है तो वो प्रेसिडेंट जो है इनसे कंसल्ट ले सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इसमें स्टूडेंट्स बताया गया कि 1950 से लेके 1989 तक सिर्फ इसमें इलेक्शन कमीशन हुआ करता था। बाद में ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें हुआ करता था। तब इसको सिंगल मेंबर बॉडी के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1989 से लेकर 90 के बीच में जो है दो और इलेक्शन कमिश्नर को इसमें अपॉइंट किया जाने लगा। तो तब इसमें जो है ये 3 मेंबर बॉडी बन गई थी। 3 मेंबर की ये बॉडी बन गई थी। लेकिन दोबारा जो है 1990 में जो है ये इनको सिंगल मेंबर बॉडी फिर से बना दिया गया था। लेकिन 1993 से अब तक, यानी 1993 से अब तक एक इसमें सीईसी होगा, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, यानी 3 मेंबर की ये बॉडी अब, यानी 1993 से लेके अब तक ये चली आ रही है। और कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया गया, यानी कोई इनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं बताया गया। और इनका क्या टेन्योर रहेगा, इनकी क्या शर्त होगी टेन्योर की और क्वालिफिकेशन की, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। और कमिश्नर जो होंगे वो अपनी ऑफिस को होल्ड किए रहेंगे, 6 साल तक अपनी ऑफिस को अपने पद पे बने रहेंगे, या 65 साल की एज तक जो है, 65 साल की उम्र तक जो है ये अपने ऑफिस के पद पे जो है ये बने रहेंगे। ये बात एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अगला कमीशन क्या है। हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब हम आपके साथ फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, सबसे पहले ये कब बना था इसकी बात करेंगे। तो ये फाउंड किया गया था 22 नवंबर 1951 को। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये फाइनेंस कमीशन जो होगा अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। और 5 सालों तक ये अपने ऑफिस को होल्ड किए रहेंगे। और सेंटर और स्टेट जो फाइनेंस रिलेशन है, फाइनेंशियल रिलेशन है, इनका काम ये करेगा। यानी 5 साल के बाद जो है, 5 साल तक जो है अपॉइंट किए जाएगा इलेक्शन फाइनेंस कमीशन को। और इनका काम क्या होगा, सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उनको ये, मतलब उनके लिए ये काम करेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड। और ये बताया गया कि आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड बात की गई, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। और इसमें कहा गया कि ये एक चेयरमैन होगा, इसमें जो है एक चेयरमैन होगा और 4 इसके और मेंबर होंगे, यानी टोटल ये 5 मेंबर की ये कमीशन होगा। जो ये अपॉइंट किए जाएंगे, इनकी नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। आई होप स्टूडेंट ये बात आप समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं कैग के बारे में। कैग क्या है, कैग क्या है इसके बारे में डिस्कस करें तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है कैग का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। यानी
कैग को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 में इसको बताया गया है। इनके यानी इन कैग का क्या रोल होगा, कैग क्या है, ये सारी बातें आर्टिकल 148 में बताई गई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। और इसमें कहा गया कि हु इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट और इंडियन ऑडिट का ये हेड होगा। और कहा गया कि जो कैग होगा, कैग की जो अपॉइंटमेंट होगी, कैग का जो नियुक्ति की जाएगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। और इसमें कहा गया कि जो ओथ लेगा वो प्रेसिडेंट के सामने ये ओथ लेगा। और इसमें कहा गया कि इनका जो टाइम पीरियड रहेगा 6 साल का रहेगा और ये अपने 65 साल की उम्र तक या 65 साल की उम्र तक ये अपने पद पर अपनी पोस्ट को ये होल्ड किए रहेंगे। और इनके रेजिग्नेशन की बात करें तो ये अपना रिजाइन ये दे सकते हैं बिफोर, यानी जो भी इनका टाइम पीरियड है, जो भी इनका टेन्योर है उससे पहले ये रिजाइन दे सकते हैं। और इनके रिजिग्नेशन को, इनका रिजिग्नेशन किसके पास आएगा, प्रेसिडेंट के पास इनको, यानी जो कैग होंगे उनको रिजिग्नेशन लेटर किसको देना होगा, प्रेसिडेंट को देना होगा। और इनके रिमूवल की बात करें तो इनका रिमूव किया जाएगा, इनको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, इनको रिमूव किया जा सकता है। इतनी बातें स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए स्टूडेंट्स इसमें कुछ और पॉइंट देखते हैं कि कैग का क्या रोल होता है, कि कैग का क्या रोल है। देखें, कहा गया कि कंट्रोल्स करता है फिनेंशियल सिस्टम को जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होता है, फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। और कहा गया कि इसका पर्पस है, इनका जो मेन मकसद है ऑडिट करना और चेक करना रूल एंड प्रोसीजर को जो भी फॉलो किए गए, एक प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू, यानी कितना खर्चा किया गया है, कितनी रेवेन्यू है, ये सभी चीज को चेक करेगा कैग। जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है लेन देन होगा या फिर जो भी फॉलो किए जाएंगे रूल एंड रेगुलेशन कि ये सही तरीके से फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए, ये सारे काम जो है कैग के द्वारा किए जाएंगे। और कहा गया कि ही ऑडिट्स, यानी कैग जो है ऑडिट करेगा सभी ट्रांजैक्शंस को, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी गवर्नमेंट की सभी को जो है ऑडिट करेगा कैग, चाहे उसके डेप्ट से रिलेटेड हो या सिंकिंग फंड से रिलेटेड हो या एडवांसेस से रिलेटेड हो या रिमिटेंसेस या बिजनेस से रिलेटेड हो, ये सारी ट्रांजैक्शन जो है कौन ऑडिट करेगा, कैग के द्वारा ऑडिट किया जाएगा। और कहा गया कि कंपाइल्स करता है, ही कंपाइल्स करता है और मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स को, यानी जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, अकाउंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, उनको मेंटेन करने का काम, उनको कंपाइल करने का काम किसका होगा, कैग का होगा। और ये सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट, यानी कैग जो है अपनी रिपोर्ट किसके सामने सबमिट करेगा, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो। वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी तो वो प्रेसिडेंट के सामने अपनी रिपोर्ट को पेश करेगा, और अगर स्टेट की रिपोर्ट होगी तो वो गवर्नर के सामने अपनी रिपोर्ट को पेश करेगा। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।